नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोग पढ़ रहे हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में और मेवाड़ के इतिहास के अंदर हम पढ़ रहे हैं गुहिल वंश को। गुहिल वंश को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आगे की जितनी भी जानकारी गुहिल वंश की ली है, हर पॉइंट पे जाने की कोशिश की है। गुहिल वंश में आगे लेते हैं अपन महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप को। कल पन्नाधाय के बारे में पढ़ा था, बनवीर के बारे में पढ़ा था, विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा था, ठीक है, राणा सांगा के बारे में पढ़ा था। अब आज हम लेते हैं महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप को। ना तो मुझे उदय सिंह जी के बारे में बताने की इतनी आवश्यकता है, ना ही प्रताप के बारे में, क्योंकि आजकल की जो किताबें हैं सारा उसमें डिटेल्स दी हुई है 10 तक की किताबें। फिर भी हम यहाँ पे इनके बारे में जो प्रमुख चीजें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और एक यहाँ पे चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये दुर्सा जी आड़ा का चित्र है, ठीक है। भारत के अगर देखा जाए राष्ट्रवादी कवियों के रूप में तो दुर्सा आड़ा का स्थान जो है वो सर्वप्रथम आता है। दुर्सा जी आड़ा का स्थान सर्वप्रथम आता है। यदि कोई प्रश्न आपके दिमाग में आता है इन दो टॉपिक्स को लेकर, ठीक है ना, इन दो टॉपिक्स को लेकर यदि कोई प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। और यूट्यूब पे भी मेरे से पूछ सकते हो कमेंट्स के अंदर, और फेसबुक पे भी ये पेज बना हुआ है उस पर भी आप मुझे पूछ सकते हो। तो चलते हैं आगे। महाराणा उदय सिंह के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि महाराणा उदय सिंह कौन थे, क्या थे, ठीक है। अगर शासनकाल की बात की जाए कि महाराणा उदय सिंह जी का शासन क्या क्या है, तो ध्यान रखना महाराणा उदय सिंह का शासनकाल है 1537 से 1572। पिता का नाम राणा सांगा और माता का नाम रानी कर्मावती, ठीक है। लालन पालन किसने किया है इनका ध्यान रखना, लालन पालन किया है पन्नाधाय ने। और पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को बलिदान देकर, चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह जी के प्राणों की रक्षा की थी। किससे? बनवीर से, ठीक है ना। लाइन लिखी हुई है अपने पास में। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर से सुरक्षित रखने के लिए उदय सिंह जी को किरतबारी का एक व्यक्ति था जो कि पत्तल वगैरह उठाता था, ठीक है ना। किरतबारी की सहायता से कुंभलगढ़ दुर्ग के आशा देवपुरा के पास पहुंचाया, ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार था जिसको महाराणा सांगा ने बनाया था, आशा देवपुरिया, उसके वहां पे पहुंचा दिया, ठीक है ना। 1537 में जोधपुर के राव मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह जी का क्या होता है? राज्याभिषेक होता है, ठीक है। 1543 में अफगान शासक शेरशाह सूरी को चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां सौंप कर उनका प्रभुत्व स्वीकार कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? महाराणा उदय सिंह। देखो, कई इतिहासकार कहते हैं कि यदि सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का जो इतिहास है वो बहुत ही ज्यादा गौरवमय होता। परंतु कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए, लगातार युद्ध वगैरह चल रहे हैं, लगातार समृद्धि पैसों की कमी आ रही है, लगातार धन कम हो रहा है, सैनिक बल कम हो रहा है, तो उससे कई बार जो है संधियां करनी पड़ती है। तो यहां मैं उदय सिंह को, मैं मेरी तरफ से, मेरा खुद के विचार से उदय सिंह जी को यहां पर मैं कोई कायर नहीं समझ रहा, या ना ही उनको ये समझ रहा हूं कि उनके कारण कहीं मेवाड़ के इतिहास में या मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास के अंदर कमी आई होगी। क्योंकि जो उदय सिंह जी है कंटिन्यू सांगा के टाइम से युद्ध चलता आ रहा है, कर्मावती के टाइम भी युद्ध चलता आ रहा है, तो कंटिन्यू युद्धों के अंदर बिजी है मेवाड़। तो कुछ थोड़ा सा गैप चाहिए होता है, तो उदय सिंह जी ने यहाँ पे वही गैप लिया है। शेरशाह ने अपनी राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के लिए ख्वास खां को चित्तौड़ में रखा। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन थे? महाराणा उदय सिंह। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंटिन्यू आपके मैसेजेस मुझे मिलते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आपके मैसेज आते रहते हैं। जहां तक है मैं सबका जवाब देने की कोशिश करता हूं। फिर भी अगर कोई जवाब चूक जाता हूं तो उसके लिए थोड़ा माफी चाहता हूं। उदय सिंह जी के आगे की जानकारी लेते हैं हम। ये पढ़ चुके हैं कि अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक, जिन्होंने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी, किसकी? शेरशाह सूरी की। हरमाड़ा का युद्ध, एक वैश्या थी, ठीक है ना, वैश्या थी जिसका नाम था, यहां लिखा हुआ है देखो, रंग राय। उसके कारण उदय सिंह और अजमेर के हाकिम हाजी खां के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। इसी युद्ध को क्या कहा जाता है? हरमाड़ा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में जो राव मालदेव जी है उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से हाकिम खां की जो है वो सहायता की थी। 1559 में उदय सिंह जी ने उदयपुर नगर की स्थापना की, इसे अपनी राजधानी बनाया। यहां अपने
उदय सागर झील का निर्माण करवाया, मोती सागर के महलों का निर्माण करवाया, किसने? महाराणा उदय सिंह ने 1559 के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान शुरू किया। इसका मेन कारण क्या था? चित्तौड़ अभियान शुरू करने का कारण क्या था? ध्यान रखना, क्योंकि उदय सिंह जो थे, उदय सिंह जी ने मालवा के बाज बहादुर और मेड़ता के जयमाल को, जो जयमल थे, उनको शरण दे दी थी। किसने दी थी? उदय सिंह जी ने। किस किस को शरण दी थी? ध्यान रखना, मालवा के बाज बहादुर और मेड़ता के जयमल को शरण दी थी। जयमल मेड़तिया, जयमल राठौड़ या जयमल मेड़तिया कह सकते हैं। ठीक है, मेड़ता के थे, मीराबाई के संबंध में आते हैं ये जयमल मेड़तिया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। और युद्ध के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि जो अकबर का अभियान था 1567-68 का चित्तौड़ अभियान, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। अकबर का चित्तौड़ आक्रमण 1567-68। देखो, उदय सिंह जी जो थे वो उदयपुर चित्तौड़गढ़ किले में थे। चित्तौड़गढ़ किला जो था, सारे सामंत बैठे थे, तो सामंतों ने बैठकर निर्णय लिया कि हम रेगुलर तो ऐसे युद्ध लड़ते हैं कि हम लोग जाते हैं, युद्ध लड़ते हैं और पूरा का पूरा जो है वो राजा भी समाप्त हो जाता है। तो इस बार हम क्या करेंगे कि राजा को पहले सुरक्षित पहुंचा देंगे ताकि युद्ध कंटिन्यू रहे, युद्ध चलता रहे। ठीक है, और हम युद्ध करेंगे किले के अंदर बैठ के। तो ध्यान रखना, अक्टूबर 1567 अकबर द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने पर सामंतों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार अपने सेना नायकों जयमल और फत्ता को सौंपकर गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर चले गए। ठीक है ना, तो उदय सिंह जी को तो कहा भेज दिया गिरवा पहाड़ियां उदयपुर के अंदर। किले की रक्षा कौन कर रहे हैं? जयमल और फत्ता। ध्यान रखना, इसमें कल्लाजी राठौड़ वाला पार्ट आएगा। मैंने लोक देवताओं के अंदर भी ये चीज बताई है आपको। चित्तौड़ के किले की दीवार की मरम्मत करते समय जयमल अकबर की संग्राम नामक बंदूक से क्या हो गए? घायल हो गए, उनकी गोली लगी, घायल हो गए। इससे पहले की बात अपन देखते हैं। ठीक है ना, ये बातें हो गई। इससे पहले की एक चर्चा कर लेते हैं कि जब अकबर को पता चला कि किले की रक्षा कौन कर रहा है, ठीक है ना, तो अकबर को जब पता चला कि किले की रक्षा जो है वो जयमल मेड़तिया कर रहा है, जयमल राठौड़ कर रहा है, तो यार जयमल राठौड़ कौन सा? वही मेड़ता वाला। हाँ, मेड़ता वाला 1536-37 के अंदर मेड़ता जिससे ले लिया था। तो अकबर इसको मैसेज पहुंचाता है, अकबर इसको एक संदेश देता है कि जयमल, मैं तुझे तेरा मेड़ता वापस कर दूंगा, मैं तुझे तेरा मेड़ता वापस सौंप दूंगा, तू मुझे चित्तौड़ दुर्ग की चाबी दे दे। तो जयमल जी वापिस से संदेश देते हैं कि है गढ़ मारो हूं धनीर असुर फिरे किम आण पूछिया जो चित्रकूट री दीदी मोहे दीवान। ये गढ़ मेरा है गढ़ मारो हूं धनी, ये गढ़ मेरा है, इसका धनी अभी मैं हूं, इसका रक्षक अभी मैं हूं। है गढ़ मारो हूं धनी असुर फिरे की मार, तेरे जैसे असुरों को मैं इस किले के नजदीक भी नहीं आने दूंगा। पूछिया जो चित्रकूट री, यहां ध्यान रखना, चित्रकूट चित्तौड़ दुर्ग का अन्य नाम, चित्रकूट नाम से भी जाना जाता है। पूछिया जो चित्रकूट री, चित्रकूट दुर्ग की जो चाबियां हैं, दीदी मोहे दीवान, उसको मेरे को महाराणा ने दी है, दीवान ने दी है, क्योंकि राजा तो वो कहलाते थे नहीं, राजा तो वो एकलिंग जी को मानते थे, वो एकलिंग जी को राजा मानते थे और खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। तो दीवान ने मेरे को पूछा चित्रकूट की दी है, अब इस किले का धनी मैं हूं, मैं तुझे चाबी नहीं दूंगा। अकबर भी कहता है गजब बात हो गई। तो अकबर उसको संदेश वापस भेजता है और संदेश के अंदर लिखता है, क्या लिखता है अकबर, वो भी सुनिए। अकबर लिखता है कि मैं तुझे मेड़ता तो दूंगा ही दूंगा, और मेड़ता के साथ मैं तुझे पूरा नागौर सौंप दूंगा, अब तो मुझे चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां दे दे। अकबर ने सोचा लालच में आ जाएगा शायद। जब कागज पहुंचा किसके पास? जयमल मेड़तिया के पास में, जयमल राठौड़ के पास में। तो जयमल जी कहते हैं, वापिस रिप्लाई करते हैं उसको, वापिस जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? रिप्लाई कि भूख न मेटे मेड़ तोन न मेटे नागौर, भूख न मेटे मेड़ तोन न मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिले चित्तौड़, कि मेरी भूख न तो मेड़ते से मिटेगी, न ही मेरी भूख जो है वो नागौर से मिटेगी। रजवट भूख अनोखड़ी में राजपूती के जाया हुआ हूं, मेरी भूख भी अनोखी है। मरिया मिले चित्तौड़, मैं जब तक जिंदा हूं तू चित्तौड़ के अंदर नहीं आ सकता, मैं मरूंगा उसके बाद ही तू चित्तौड़ को विजिट कर सकता है। तब अकबर समझ गया कि अब इनको लालच भी कुछ नहीं कर सकते, ना इनको हम प्रलोभन दे सकते हैं, ना इनसे हम कुछ और बातचीत करते हैं, अब खाली युद्ध ही होगा। तो एक बार क्या होता है कि बार बार अकबर तोपों से किले की दीवार को क्षति पहुंचा रहा था। तो एक बार जयमल जी जो है वो बुर्ज पर खड़े किले की दीवार की मरम्मत करवा रहे थे, तब अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से जयमल जी के पैर में गोली मार दी, जिससे जयमल जी घायल हो गए थे। तो युद्ध शुरू हुआ तब जयमल जी को उनके भतीजे कल्ला राठौड़ ने कंधे पर बैठाकर युद्ध किया। जयमल जी ने कहा युद्ध तो मुझे करना है, मैं ऐसे राजपूत होकर मैं अंदर बैठ के मरना नहीं चाहता, मैं मरूंगा तो युद्ध भूमि के अंदर मरूंगा।
तब कल्ला राठौड़ जो थे उन्होंने जयमल जी को अपने कंधों पे बिठाया और कंधों पे बिठा के युद्ध किया। तब से कल्ला जी राठौड़ को ध्यान रखना 4 हाथ वाले देवता के रूप में जाना जाता है। जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। फत्ता की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में क्या हुआ, चित्तौड़ किले के अंदर तीसरा शाका हुआ, जौहर हुआ, इसको शाका कहा जाता है। ठीक है ना। फरवरी 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर आगरा दुर्ग के बाहर इन दोनों वीरों के पत्थर की गदरूढ़ मूर्तियां लगवाई। इन दोनों के इतने वीर थे जिससे अकबर भी प्रभावित हुआ। अकबर ने इन दोनों की, किसकी, जयमल की और फत्ता की, दोनों की हाथियों पर बैठी हुई मूर्तियां कहां लगाई, आगरा किले के बाहर। उनकी मूर्तियां जूनागढ़ दुर्ग के बाहर भी स्थित है। ध्यान रखना, जूनागढ़ किले को अगर आज आप घूमने के लिए जाओगे तो वहां पे भी आपको 2 बाहर हाथी दिखाई देंगे, उनके ऊपर 2 आदमी बैठे हैं। वो कौन है, जयमल और फत्ता। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंडा में उदय सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। होली वाले दिन कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार यदि राणा सांगा व प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने और अधिक उज्जवल होते, परंतु मैं इस तथ्य को नहीं मानता। कर्नल जेम्स टॉड बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, उनको राजस्थान इतिहास को इधर उधर तक पहुंचाना, हर जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। परंतु कहीं कहीं जैसे इतिहासकारों की बातें होती है वो थोड़ी चुभती है। जैसे ये कह रहे हैं कि उदय सिंह जी जो थे वो अगर नहीं होते तो मेवाड़ का इतिहास और उज्जवल होता, जबकि मेरा कहना है कि उस टाइम की जो परिस्थितियां थी उदय सिंह जी ने उन परिस्थितियों के आधार पर अपना निर्णय लिया होगा। चलते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे वाले नेक्स्ट पेज पर। अब आते हैं महाराणा प्रताप। जितना प्रताप के बारे में मैं जानता हूं, मुझे पता है कि उतना का उतना आप भी प्रताप के बारे में जानते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत मेरे से ऊपर नीचे हो जाए, परंतु फिर भी प्रताप के बारे में अगर हम नहीं जानते तो हमें राजस्थान इतिहास को, राजस्थान कला संस्कृति को पढ़ने का अधिकार भी नहीं है। तो प्रताप जो है वो इतनी अच्छी व्यक्तित्व के धनी है। देखिए प्रताप के बारे में देखते हैं कि इनका जन्म कब होता है, 9 मई 1540, हिंदी महीनों के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, विक्रम संवत 1597 रविवार के दिन का जन्म होता है। जन्म होता कहां है तो ध्यान रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल में कटारगढ़ के अंदर इनका जन्म होता है। पिता महाराणा उदय सिंह, माता जयवंता बाई। जयवंता बाई किसकी पुत्री थी, ध्यान रखना, पाली नरेश अखिराज सोनगरा की पुत्री थी, चौहान वंश की थी। प्रताप का विवाह की अगर बात करें तो 1557 के अंदर इनका विवाह हो जाता है। किसके साथ, अजब पवार के साथ में। इनकी रानियों की बात करें, इनकी 2 रानियां ज्यादा पढ़ने में आती है। एक तो पटरानी जो मतलब बड़ी रानी थी जो अजब थी, रामरख पंवार की पुत्री थी जो कि खुद उदय सिंह के सामंत थे, रामरख पंवार। ठीक है ना। एक थी फूल कंवर, मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम की पुत्री थी। पुत्र अमर सिंह का खुद का शासनकाल 72 से 97। ठीक है ना, इनको बाद में पढ़ेंगे अपन। उपनाम, प्रताप के उपनाम क्या क्या थे, कीका। आज भी आप मेवाड़ी प्रदेश में जाओगे, मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे तो वहां छोटे बच्चे को कीका करके बुलाया जाता है, तो इसलिए महाराणा प्रताप का नाम भी कीका। मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज, इस नाम से भी महाराणा प्रताप को जाना जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रताप के बारे में लेते हैं आगे की जानकारी। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कंटिन्यू लाइक कमेंट करते रहें। आगे लेते हैं प्रताप के बारे में जानकारी। देखो राजमहल की क्रांति के अंदर क्या होता है, राजमहल की क्रांति क्या है, अगर मेवाड़ में देखा जाए राजमहल की क्रांति तो ध्यान रखना, उदय सिंह जी जो थे इनकी प्रिय रानी थी भटियाणी, और भटियाणी का पुत्र था कौन, जगमाल। तो भटियाणी रानी के प्रभाव में आकर उदय सिंह जी जो है वो जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। लेकिन मेवाड़ के सामंत जो थे वो जगमाल को हटाकर महाराणा प्रताप को शासक बना देते हैं। यही घटना राजमहल की क्रांति के रूप में जानी जाती है। ठीक है ना। अब राज्याभिषेक की बात करें तो पहली बार प्रताप का राज्याभिषेक कब होता है, 28 फरवरी 1572 को महादेव बावड़ी गोगुंडा के अंदर प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। विधिवत राज्याभिषेक यानी कि अब सिंहासन पर कब बिठाया जाता है प्रताप को, तो सिंहासन पर बिठाया जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। मारवाड़ के राव चंद्रसेन भी उस समय उस विधिवत राज्याभिषेक के अंदर शामिल थे। इसी राव चंद्रसेन को भी मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी भी कहा जा सकता है। प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, हाथी 2 थे, राम प्रसाद व लूणा। ठीक है।
आगे देखते हैं प्रताप के बारे में। मुगलों से संघर्ष के लिए प्रताप ने वीर सामंतों, भीलों को सबको एकजुट किया, उन्हें सैन्य व्यवस्था में उच्च पद दिए, ठीक है, तथा उनका सम्मान बढ़ाया। गोपनीय तरीके से युद्ध का प्रबंध करने के लिए प्रताप ने अपना निवास स्थान गोगुंदा से कहां कर दिया, कुंभलगढ़ पर स्थानांतरित कर दिया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। महाराणा प्रताप के बारे में जितनी चीजें यहाँ, हर छोटी चीज का वर्णन कर रहा हूं, हर छोटी चीज को अच्छे से समझा रहा हूं, हर एक चीज का नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम के अंदर लगभग मैंने देखा है एक ना एक प्रश्न तो प्रताप से संबंधित आता ही है। अब देखते हैं, देखो 66 पे अकबर ने जब प्रताप से संघर्ष करने की बात आती है, अकबर और प्रताप के संघर्ष की, तो उससे पहले अकबर ने प्रताप को कई प्रलोभन दिए, यहां तक कि आधे हिंदुस्तान की बात तक प्रताप से कह दी थी। और 4 उसने क्या भेजे थे, संधि प्रस्ताव भेजे थे, शिष्टमंडल भेजे थे। उन शिष्टमंडलों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहला शिष्टमंडल लेके जाता है जलाल खां कोरची, ठीक है ना। ये लेके जाता है कब, नवंबर 1572 में। 72 में जाने वाला ये एक ही है, तो आराम से आप इसको याद कर सकते हो। 1572 के अंदर जाता है कौन, जलाल खां कोरची। दूसरा जाता है मान सिंह, ठीक है ना, भगवंत दास का पुत्र मान सिंह जाता है। कब जाता है, जून 1573 के अंदर। फिर भगवंत दास खुद जाते हैं अक्टूबर 1573 के अंदर, और लास्ट टोडरमल को भेजते हैं दिसंबर 1573 के अंदर। तीनों हिंदू शासक जाते हैं, पर हिंदू शासक आके सीधा अकबर को कह देते हैं कि हमने सारी चीज ऊपर नीचे करके देख ली, प्रताप आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। जब मान सिंह जाता है, ध्यान रखना, एक कवि है जिनका नाम है, ध्यान रखना, रणछोड़ भट्ट, ठीक है ना। तो सदाशिव द्वारा कृत एक राज रत्नाकर किताब है, और रणछोड़ भट्ट द्वारा कृत एक अमर काव्य वंशावली है। उसके अनुसार महाराणा प्रताप ने मान सिंह का स्वागत जो है वो कहा किया, उदय सागर झील के किनारे किया। पर एक बात और ध्यान रखना, जब मान सिंह वहां आया था, जब मान सिंह वहां आया था, तब जो ध्यान रखना, प्रताप खुद जो है वो मान सिंह से मिलने के लिए नहीं गए थे। उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को मान सिंह से मिलने के लिए भेज दिया था। वहां का एक वृतांत भी है कि उदय सागर की झील का किनारा था, ठंडी हवा चल रही थी। जब मान सिंह वहां पहुंचे तो आगे कौन खड़े थे, अमर सिंह खड़े थे। तो मान सिंह थोड़ी देर बैठे, वेट किया, पानी वानी पिया। पानी वानी पीने के बाद मान सिंह ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं प्रताप से मिलने के लिए आया हूं। तो अमर सिंह जी ने कहा, पापा तो पेट दुखे, मतलब पापा के तो पेट में दर्द हो रहा है, पापा नहीं आ सकते, बात करनी है मेरे से कर लो। तो मैं आपसे कैसे बात करूं, तो कि अगर आपका राजा आया होता, यानी कि अकबर आया होता, तो मेरे पिताजी मिलने के लिए आते। अकबर थोड़ी आया है, आप आए हो मिलने के लिए, ठीक है ना। तो इससे मान सिंह गुस्सा हो जाते हैं, और मान सिंह कहते हैं अब हम आपको युद्ध के मैदान में देखेंगे। जब मान सिंह रवाना हो रहे होते हैं, तब और अमर सिंह उनको क्रोध दिलवा देता है और कहता है ठीक है, साथ में अपने लेके आना अकबर को भी, देखेंगे युद्ध के मैदान में। तो मान सिंह और क्रोधित हो जाते हैं। उसके बाद मान सिंह वापस संधि प्रस्ताव लेकर नहीं आते। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। अब सारे प्रस्ताव आ गए, सारी चीज हो गई, अकबर ने हर तरह से प्रयास कर लिया। अब आखिरी प्रयास था युद्ध, और युद्ध की जगह फिक्स की गई, वो थी हल्दी घाटी, ठीक है ना। राजसमंद के अंदर एक मैदान प्रसिद्ध है जिसको हल्दी घाटी का मैदान कहा जाता है, क्योंकि वहां की जो मिट्टी है उसका रंग कैसा है, पीला है। अब युद्ध शुरू हो जाता है, ध्यान रखना, 18 जून 1576 के अंदर। जीएन शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध जो 21 जून 1576 में होता है। वर्ष 1576 की शुरुआत में अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करने की तैयारी हेतु कहां आ जाता है, अजमेर आ जाता है, और यहीं पर मान सिंह को इस युद्ध का नेतृत्व सौंप देता है और पूरी व्यू रचना करता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब हमने मैगजीन दुर्ग पढ़ा था अजमेर का, उस समय मैंने आपको बताया था कि महाराणा प्रताप के खिलाफ जब युद्ध की शुरुआत की गई थी, तो उस युद्ध का प्रशिक्षण, पूर्व प्रशिक्षण जो है वो किस दुर्ग में दिया गया था, मैगजीन दुर्ग के अंदर दिया गया था। मुगल सेना का प्रधान सेनानायक कौन होता है, मिर्जा राजा मान सिंह। सहयोगी सेनानायक कौन होते हैं, आसफ खां। मान सिंह ने पहले मानलगढ़ तथा फिर मलेला गांव में पड़ाव डाला। मलेला गांव कहां है, राजसमंद के अंदर। तो दो देखो मुख्य प्रधान सेनापति है। पहला कौन है, मिर्जा राजा मान सिंह जो आमेर का है। सहयोगी सेनानायक कौन है, आसफ खां। प्रताप ने इस युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई और अपनी सेना का पड़ाव जो है लोसिंग गांव राजसमंद के अंदर डाला। राणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन,
हाकिम खां सूर और चंदावल सेना का नेतृत्व कर रहा था राणा पूंजा। मुगल सेना के हरावल के भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? सैयद हाशिम कर रहा था। ठीक है ना, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कुछ नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? हाकिम खां कर रहा है। चंदावल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो चंदावल का नेतृत्व राणा पूंजा कर रहा है। हरावल का अर्थ अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं। सेना को ऐसे 3 भागों में रखा जाता था। ये आगे का फ्रंटियर भाग है जो फर्स्ट युद्ध करेगा, इसी भाग को बोला जाता था हरावल। और जो ये पीछे का भाग है इसको बोला था चंदावल। और ये मध्य भाग में प्रताप खुद रहते थे। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। मुगल पक्ष की बात करें तो मुगल पक्ष में ध्यान रखना कौन कौन थे? मोहम्मद बख्शी रफी, राजा जगन्नाथ और आसफ खां। ये मुगल साइड से आए थे। प्रताप के पक्ष से आने वाले कौन से थे? ध्यान रखना, रामसा तंवर ग्वालियर के, झाला मानसिंह, झाला बीदा, मानसिंह सोनगरा, जयमल मेहता, पुरोहित गोपीनाथ, शंकरदास, चारण जैसा, पुरोहित जगन्नाथ, चुंडावत कृष्णदास सलूम्बर के थे। हाकिम खां सूर, भीम सिंह डोडिया, सरदारगढ़ के रावत सांगा, देवगढ़ के रावत किशनदास, रामदास मेड़तिया और राणा पूंजा और भामाशाह। ये सारे के सारे जो थे प्रताप की तरफ से युद्ध करने के लिए आए थे। एक इतिहासकार वहां पे मौजूद था जिसने आंखों देखा हल्दी घाटी का वर्णन किया है, वो है बदायूं। मुगल सेना के साथ उपस्थित था। 18 जून 1576 को प्रातः काल में मुगल सेना और राणा प्रताप की सेना के मध्य युद्ध प्रारंभ होता है। हाकिम खां के सूर के नेतृत्व में राजपूतों ने पहला बार इतना भयंकर किया कि मुगल सेना जो थी वो भागकर खड़ी हो जाती है। उस समय मुगलों की आरक्षित सेना के प्रभारी मिहत्तर खां, नाम ध्यान रखना, मिहत्तर खां ने यह झूठी अफवाह फैलाई कि बादशाह जो है खुद स्वयं अकबर स्वयं शाही सेना लेकर हल्दी घाटी मैदान के अंदर आ रहे हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर मुगल सेना ने फिर से युद्ध के लिए आगे बढ़ी। मेवाड़ की सेना भी रक्तताल नामक मैदान में आ गई। युद्ध में राणा प्रताप के लूणा व रामप्रसाद और अकबर के गजमुक्ता व गजराज हाथियों के मध्य युद्ध हुआ। रामप्रसाद हाथी को मुगलों ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसके बाद में अकबर ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? पीर प्रसाद रख दिया। और इस हाथी के बारे में एक बात बहुत प्रचलित है कि जब इसको आगरा ले जाया गया, इसकी देखभाल के लिए एक आदमी को रखा गया, तो हाथी वहां का पानी तक नहीं पीता था। ठीक है ना, अकबर के आगरा किले का पानी तक नहीं पीता था ये रामप्रसाद हाथी। और कुछ ही समय में इस हाथी की जो है वो खाना न खाने के कारण क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो एक तो घोड़ा और एक हाथी, जिसके पास इतने वफादार जानवर हैं, वो व्यक्ति किसी से कैसे हार सकता है? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। देखो, युद्ध में चेतक घोड़े पर राणा प्रताप और मर्दाना हाथी पर सवार मानसिंह प्रत्यक्ष आमना सामना होता है। दोनों का ही आमना सामना हो जाता है। एक तरफ प्रताप है चेतक घोड़े पर और एक तरफ मानसिंह है, दोनों आमने सामने आ जाते हैं। प्रताप ने भाले से मानसिंह पर वार किया, लेकिन मानसिंह बच गया। इस दौरान चेतक के प्रहार से, चेतक जो था वो हाथी के प्रहार से क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। चेतक के तो हाथी के सूंड में तलवारें होती थी दांतों के अंदर लगी हुई, उसके कारण जो हाथी चेतक घायल हो जाता है। परंतु कहा जाता है कि उस घोड़े को देखकर सब लोग दंग रह गए थे कि उस घोड़े ने हाथी के मस्तक पर अपने दोनों पैर डाल दिए थे, वहां लगा दिए थे। और फिर प्रताप ने भाला फेंका था और वो भाला जो है वो हाथी को चलाने वाले महावत पर लगा। ठीक है ना, ये बच गया था, मानसिंह बच गया। और भाला कहाँ लगा? महावत पर और औहदे पर लगा। उस हाथी के ऊपर एक औहदा बना होता है, उस औहदे के ऊपर लगा, और जिससे औहदे के टूटने से जो मानसिंह जो नीचे गिर जाता है, अचेत हो जाता है। मुगल सेना ने प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया। राणा प्रताप के घायल होने पर झाला बीदा, झाला अज्जा मैंने आपको पढ़ाया था, अब आ गया झाला बीदा। झाला बीदा ने क्या किया? राज चिन्हों को धारण किया तथा युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। प्रताप को युद्ध से बाहर भेज दिया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अनुसार कुछ और भी चीजें देखिए कि बड़ी सादरी के झाला मन्ना सेना को चीरते हुए राणा प्रताप के पास आया और निवेदन किया कि आप राज चिन्ह उतारकर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाइए।
इसी में मेवाड़ की क्या है, भलाई है। प्रताप ने युद्ध भूमि छोड़ने पर झाला मन्ना ने राज सिंह धारण किया और युद्ध करते हुए वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। युद्ध में हाथी के वार से घायल राणा प्रताप के घोड़े चेतक की एक नाला पार करते समय क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उन्होंने एक 22 फीट का नाला था, उस नाले को चेतक ने कूदा। स्वामी भक्ति इतनी थी कि वो युद्ध के मैदान से किसको, प्रताप को बाहर लेके चला गया और जब नाला पार किया, नाला पार करने के बाद में क्या हो गई, चेतक की मृत्यु हो गई। जहां पे चेतक की मृत्यु हुई वो गांव था बलीचा गांव, वहीं पे चेतक की क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। अमर काव्य वंशावली नामक ग्रंथ तथा राज प्रशस्ति के अनुसार यहाँ राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने राणा प्रताप से मिलकर अपने किए की क्या मांगी थी, माफी मांगी थी। हल्दी घाटी युद्ध अनिर्णित रहा, अकबर प्रताप को बंदी बनाने में क्या रहा, विफल रहा। युद्ध के परिणाम से नाराज हो गया कौन, अकबर, और मान सिंह और आसिफ खान की ड्यूटी बंद कर दी थी, उनको दरबार में आना बंद कर दिया था। बंदायूनी द्वारा कृत मुंतखब और तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से बुलाया है। राजसमंद में प्रत्येक वर्ष हल्दी घाटी महोत्सव मनाया जाता है। महाराणा प्रताप ने आवरगढ़ में अपनी स्थायी राजधानी स्थापित की, अस्थायी राजधानी बनाई आवरगढ़ के अंदर। फरवरी 1577 में अकबर खुद मेवाड़ अभियान पर आया लेकिन असफल रहा। अक्टूबर 1577 से नवंबर 1579 तक शाहबाज खान ने 3 बार मेवाड़ पर असफल आक्रमण किए, वो भी सफल नहीं हो पाया। ये तारीखें आपको याद करनी पड़ेगी कि अकबर कब आया है, मान सिंह कब आया है, सारी चीजें फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। देखो 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। कौन कर लेता है, शाहबाज खान। राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर पुनः अधिकार कर भाण सोनगरा को किलेदार क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। भामाशाह पाली ने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता प्रदान की। मेवाड़ का उद्धारक व दानवीर किसे कहा जाता है, भामाशाह को कहा जाता है। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना, ये रहीम दास जी वही है, ठीक है ना, रहीम दास जी को किसके विरुद्ध भेजा, प्रताप के विरुद्ध भेजा। कुंवर अमर सिंह ने शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। यह सूचना जब महाराणा प्रताप को मिली तो उन्होंने तुरंत मुगल महिलाओं को सम्मानपूर्ण वापस भेजने का आदेश दिया। इस स्टोरी के बारे में थोड़ी गौर करना, ये महाराणा प्रताप की महानता को दर्शाता है। स्त्रियों के प्रति जो उनका सम्मान पूर्वक देखने की जो भाव था उसको दर्शाता है। क्या है वो, होता क्या है कि रहीम दास जी को भेजते हैं, अब्दुल रहीम खाना खाना, ये वही रहीम दास जी, ठीक है ना। कौन भेजता है, अकबर भेजता है। जब अकबर रहीम दास जी को यहाँ भेजता है तब रहीम दास जी बेचारे लेखक कवि थे, भक्ति वाले व्यक्ति थे। यहाँ आते हैं, अच्छी खासी यहाँ पहाड़ियां देखते हैं, पेड़ देखते हैं, तो आराम से अपने टेंट वेंट लगाते हैं, सुबह घूमने जाते हैं, शाम को वापस आते हैं और अकबर को चिट्ठी लिख के भेज देते हैं कि हमें प्रताप नहीं मिला, हमने इस जगह पर आक्रमण किया, हमें प्रताप नहीं मिला। रोजाना का इनका यही काम था। एक दिन थोड़ा ये चले जाते हैं दूर कहीं रहीम दास जी शिकार विकार के लिए, तब क्या होता है, पीछे से अमर सिंह को पता चलता है कि शिविर में सिर्फ महिलाएं हैं, पुरुष है नहीं। तो अमर सिंह क्या करता है कि महिलाओं को क्या कर लेता है, किडनैप कर लेता है, उनको बंदी बना लेता है। बंदी बना के अपने लेके आ जाता है कहां पे, प्रताप के सामने। जब प्रताप को पता चलता है, सबसे पहले तो प्रताप किसको, अमर सिंह को डांटते हैं कि महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किसी राजपूत शासक ने नहीं किया, आज तूने कैसे कर लिया। और इन सारी महिलाओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर, कुछ ना कुछ उपहार देकर वापस भिजवाते हैं अमर सिंह के साथ में। किसके पास में, अब्दुल रहीम खाने खाना के पास में। बेचारे वहां बैठे रहते हैं, वार्ड जो रहे होते हैं, बच्चे कहाँ हैं, महिलाएं कहाँ हैं। तभी दूर से सुनाई देता है एक बच्चा जोर जोर से अब्बू अब्बू करता आता है। देख के रहीमदास जी खुश होते हैं और वो भी प्रताप की इस महानता को देखकर प्रभावित होते हैं प्रताप से। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। फिर हल्दीघाटी युद्ध के बाद में ध्यान रखना, एक युद्ध होता है दिवेर का युद्ध, अक्टूबर 1582 में। कुंवर अमर सिंह ने अकबर के काका सरीमा सुल्तान का वध कर दिवेर पर क्या किया, अधिकार किया। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा और मेवाड़ का मैराथन कहा है। 5 दिसंबर 1584 को अकबर ने आमेर के भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कथुआ को प्रताप के विरुद्ध भेजा।
जगन्नाथ भी असफल रहा। जगन्नाथ की मांडलगढ़ में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है। राणा प्रताप ने बदला लेने के लिए आमेर क्षेत्र के मालपुरा को लूटा। झालरा तालाब के निकट नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। 1585 से 1597 के मध्य प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर से संपूर्ण राज्य पर क्या कर लिया, अपना अधिकार वापस कर लिया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखो, चावंड में प्रताप ने चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है ना। चावंड में 1585 से अगले 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी रहा। 1597 में धनुष की प्रत्यंता चढ़ाते समय प्रताप को गहरी चोट लगी, जो उनकी मृत्यु का कारण बनी, ठीक है। मृत्यु कब हो जाती है, 19 फरवरी 1997 चावंड के अंदर। अग्नि संस्कार कहाँ होता है, बांडोली के अंदर। प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई बांडोली उदयपुर में, खेजड़ बांध कर पाल पर, यानी खेजड़ा बांध के पाल पर बनी हुई है। प्रताप की मृत्यु पर अकबर के दरबार में एक कवि उपस्थित थे जिनका नाम था दुर्सा आडा। उन्होंने एक दोहा सुनाया था, ये दुर्सा आडा का आप तस्वीर देख रहे हैं। उन्होंने एक दोहा सुनाया था कि गहलोत राणो जीत गयो दसण मूंद रचना डसी, नील सा मुख भरिया नयन तो मृत प्रताप सिंह। कि महाराणा प्रताप जो है गहलोत राणो यानी गुहिल वंश का वो राणा, आज जो गुहिल वंश का जो राणा था वो जीत गया है, ठीक है। इसको देखकर मतलब उसकी मृत्यु पर खुद बादशाह की आंखों में आंसू आ गए हैं। इस प्रकार की ये एक श्लोक लिखते हैं, दोहा लिखते हैं। कौन लिखते हैं, दुर्सा जी आडा, जिनको ध्यान रखना भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि की उपमा दी हुई है। इनको प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। दुर्सा जी आडा के बारे में और भी बात है। इन्होंने महाराणा प्रताप के सम्मान के अंदर, उनकी प्रशंसा के अंदर एक ग्रंथ, एक बुक लिखी है जिसका नाम है विरुद्ध छिहत्तरी, ठीक है ना। उसके अंदर क्या लिखते हैं, ये देखो। अकबर समद अथाक तिह डूबा हिंदू तुरक, मेवाड़ो निण निण माह पोयण फूल प्रताप सिंह। क्या लिखते हैं दुर्सा जी आडा कि अकबर समुद्र था, अकबर बहुत बड़ा समुद्र है जिसके अंदर कौन कौन डूब गए, हिंदू तुर्क सारे डूब गए। मेवाड़ निर्माह, मेवाड़ जो है छोटा सा है, एक तिनके के समान है। पोयण फूल प्रताप सिंह, वो फूल गुलाब के सॉरी कमल के फूल की तरह वो जो है वो समुद्र के ऊपर तैर रहा है, वो फूल नहीं डूबा। आगे क्या कहते हैं, अकबर ये एक बार दागड़ की सारी दुनी अण दागड़ असवार रयो राण प्रताप सिंह। एक बार अकबर ने पूरी पूरी धरती के यानी कि पूरे के पूरे भारतवर्ष के घोड़ों पर मुगलिया दाग लगा दिया, ठीक है ना, यानी मुगलिया चिन्ह लगा दिया। अण दागड़ असवार, एकमात्र ऐसा घोड़ा था जिसके ऊपर मुगलिया दाग नहीं लगा, वो था कौन, रयो राण प्रताप सिंह। जो प्रताप सिंह था उसके घोड़े पर मुगलिया दाग नहीं लगा है, ठीक है ना। दत्तानी के युद्ध के अंदर भी इनको वर्णन देखने को मिलता है दुर्सा आडा का। दत्तानी युद्ध के अंदर जगमाल के साथ में मिलकर ये बूंदी के ऊपर आक्रमण करते हैं। और उस समय जो राव सुल्तान थे, राव सुल्तान और अकबर के मध्य होता है दत्तानी का युद्ध, अकबर की सेना के मध्य। उस सेना में दुर्सा आडा भी होते हैं, उनके बारे में उस दत्तानी युद्ध में भी इनका वर्णन देखने को मिलता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। दुर्सा आडा पे किसी दिन अपन एक पूरा वीडियो बनाएंगे। बहुत ही शानदार कवि रहे हैं, इनकी कविताएं मैंने पढ़ी है, बहुत ही ओजस्वी पूर्ण कविताएं हैं इनकी, ठीक है। अब देखो महाराणा प्रताप के संदर्भ में जनरल कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं, देखो। अल्पस पर्वत के समान अरावली में भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। कौन कहते हैं, इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड। प्रताप के बारे में क्या कहा जाता है, देखो। पग पग भमिया पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म, कि अपने पैरों से पूरे पहाड़ों को नाप लिया। धरा छोड़ राख्यो धर्म, अपने धर्म पे अडिग रहा। महाराणा मेवाड़ हृदय बसिया हिंद रे, जो मेवाड़ का महाराणा था वो हिंदुस्तान के हृदय में बसता था, पूरे हिंदुस्तान के हृदय में बसता था। प्रतापकालीन रचनाएं देखो कौन कौन सी है। दरबारी पंडित चक्रपाणी मिश्र, विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला, व्यवहार दर्शन और
राज्याभिषेक पद्धति, इनके बारे में किसने लिखा है? चक्रपाणि मिश्र ने। जैन मुनि हेमरतन सूरी थे, इन्होंने गोरा बादल, पद्मिनी चरित्र चौपाई, महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, सीता चौपाई, लीलावती, इन चीजों को लिखा है। प्रताप के द्वारा निर्मित मंदिर कौन कौन से? देखो, चामुंडा देवी मंदिर चावंड के अंदर, हरिहर मंदिर बदरना के अंदर। चित्रकला जो है वो चावंड चित्रशैली का जन्म, ध्यान रखना। इसके प्रमुख जन्म जो है प्रताप के काल में होता है। चावंड चित्रशैली का जन्म, प्रमुख चित्रकार कौन है? निसारुद्दीन। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा है? देखिए, आज हमने मेवाड़ इतिहास में गोहिल वंश को पढ़ा, और गोहिल वंश में ध्यान रखना प्रमुख शासक पढ़े हैं उदय सिंह और महाराणा प्रताप सिंह जी। इन दोनों के बारे में पढ़ा है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, या आपको कुछ नोट्स वगैरह की आवश्यकता है, तो आप मुझे ध्यान रखना ओवन थॉट स्टडी पॉइंट, ये जो इंस्टाग्राम चैनल बना हुआ है, इस पर डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तब तक चैनल को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। बार बार मुझे कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका खुद का चैनल है। मैं चाहता हूं कि ये जो जानकारी है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, तो ये मेहनत जो है, मेरी मेहनत हर एक बच्चे तक पहुंचे और हर बच्चा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करे। तब तक के लिए धन्यवाद।